नमस्कार, मैं हूं शकील खान। एमपी तक की टीम एक बार फिर आ पहुंची है खातेगांव में। देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट इन दोनों मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में शुमार हो चुकी है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मंत्री दीपक जोशी पिछले कुछ महीनों पहले ही भाजपा का दामन छोड़ उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था और विरोध के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। एक युवा पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद है, पहले हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस क्षेत्र के मुद्दे हैं। पुनीत भाई, आप खातेगांव की सियासत को अच्छे से जानते हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे जो बेसिक मुद्दे आए हैं, रोजगार है, उसके बाद स्वास्थ्य है, शिक्षा है। ये एक ऐसे विषय हैं जहाँ पे आपको लगातार उन्नति की ओर या आगे की ओर देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अस्पताल की बिल्डिंग बना दी तो स्वास्थ्य का मुद्दा खत्म हो गया। यहाँ सर्जन नहीं है, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में बात करनी पड़ेगी। शिक्षा की बात करें तो नया कॉलेज भवन बन के तैयार हुआ है, पर वहाँ कौन से कोर्सेस चालू होने हैं? आज के जो युवा स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। कृषि महाविद्यालय की मांग लगातार चलती आ रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है या मेडिकल कॉलेज की भी डिमांड पूरी की जा सकती है। उसके बाद आता है रोजगार का मुद्दा। आप बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो वो वहीं पे जो है रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आप भी जानते हैं एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया बहुत पहले से, पर कितनी इंडस्ट्री आई, उन्होंने कितनों को रोजगार दिया, ये चीज़ें सबके सामने हैं। बिल्कुल, कृषि आधारित पूरा ये क्षेत्र है, लेकिन कृषि महाविद्यालय की लंबे समय से मांग की जा रही है। इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपकी सरकार है प्रदेश में। 2003 के पहले के परिदृश्य की बात करें और आज वर्तमान के परिदृश्य की बात करें तो काफ़ी कुछ अंतर है। 2003 के पहले टूटे फूटे कवेलू वाले स्कूल और कॉलेज हुआ करते थे, आज बहुत कुछ बदलाव हुआ है। ये बात सही है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभी उस स्तर पर चालू नहीं हो पाए जो होना चाहिए, लेकिन कृषि कॉलेज भी और इंजीनियरिंग कॉलेज भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2024 में खातेगांव विधानसभा को मिलेंगे। अब तक क्यों नहीं खोल पाया? देखिए, कृषि महाविद्यालय नहीं खुल पाया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी प्रोसेस चल रही है। बहुत जल्दी हम इसको भी लेकर आएंगे। सर, आज आप बताएं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही बेहद अहम है, लेकिन खातेगांव क्षेत्र की जनता को जो है बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है तीनों सुविधाओं की। देखो, ये सब चीज़ें आवश्यक है, लेकिन आप इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको कि इसके लिए आपको मेट्रो सिटी चाहिए। आपको छोटी जगह में आप मेडिकल कॉलेज चला नहीं सकते हो। मेडिकल कॉलेज की पेरीफेरी आप जानते हो कि 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। इससे यदि अधिक दूरी पर खोलोगे तो वो मेडिकल कॉलेज सक्सेस नहीं होगा। आपकी ऐसा नहीं कि एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ वहाँ की फैकल्टी चाहिए। कोई भी फैकल्टी बड़ी सिटी छोड़ के छोटी जगह आना नहीं चाहती है। आप देख लीजिए, हॉस्पिटल जो बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्यों नहीं आते हैं? उसका मेन कारण है कि कोई भी आज पढ़ा लिखा व्यक्ति छोटी जगह आना नहीं चाहता है। सरकार बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं आती। सरकार अच्छा पैकेज देना चाहती है, लेकिन व्यक्ति आज आप भी डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूँ, तो कभी भी सोचे अपनी चॉइस रहेगी मेट्रो सिटी। तो बहुत सारे कारण हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज का जहाँ तक सवाल है तो उसके लिए प्रोसेस चल रही है, लेकिन सवाल वही आता है कि छोटी जगह में ये सब चीज़ें प्रयास करते हैं, लेकिन खोलना संभव नहीं होता है। उसके लिए बड़ी जगह हो रही है और रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। इंदौर बहुत दूर नहीं है, हाईवे बन रहा है, 1 घंटे में इंदौर पहुंचेंगे। और एजुकेशन हब है इंदौर का एजुकेशन। खातेगांव और इंदौर में कोई बहुत अंतर नहीं रहा है, क्योंकि हमारी सरकार ने इतना शानदार हाईवे बनाया है कि 1 घंटे में आप पहुँचोगे। चाहे तो आप डेली अप डाउन करोगे। बॉम्बे जैसी सिटी में आप 3-3 घंटे अप डाउन करते हैं, तो इंदौर 1 घंटे में अप डाउन करना बड़ी बात नहीं है। भाई साहब कह रहे थे कि इंदौर अप डाउन किया जा सकता है। अभी तो जिस हाईवे की बात कर रहे हैं उसमें कन्नौज पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। हमको इंदौर पहुंचने में कितना समय लगता है ये सोचने की बात है। 1 घंटे में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो उड़ के इंदौर पहुंचा देगी, क्योंकि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से 110 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 1 घंटे में तो मैं नहीं समझता। हो सकता है कोई 1 घंटे में जाने के चक्कर में इंदौर की जगह और कहीं पहुँच जाए। आप ओम पटेल जी हैं और 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे। आपके अन्य दावेदारों द्वारा भी जो है दीपक जोशी का विरोध किया गया है। विरोध के बीच कितनी चुनौती है भाजपा? देखिए, ऐसा है, टिकट मांगना सभी का हक है। एक लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया में और पार्टी में हम सम्मिलित है। हम सभी लोगों ने टिकट मांगा,
दीपक जोशी जी को हमारे संगठन ने हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में भेजा है। हम सब लोग मिलकर उनका पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और उन्हें इस विधानसभा से चुनाव जिताएंगे। और हमें विश्वास है कि हम अगर उन्हें यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बनना तय है और हमें खाते विधानसभा में। लेकिन गुटबाजी से कैसे जो है हम उभर गए, कोई गुटबाजी नहीं है। 2018 में आपके साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, जो हुआ उसको भूलते हुए आगे बढ़ने की हमारी परिपाटी है, उसको हम आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित इस बार जीत का परचम लहराएं। आप बताएं। इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा की बात की। मैं एक मुद्दा बताना चाहता हूँ कि मैं एक एडवोकेट। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कानून व्यवस्था। आप देखिए कि भाजपा का विधायक होने के बाद भाजपा का एजेंट 10-10 फीट के अंदर बच्चियों को गाड़ देता है। एक कन्नौज में घटना होती है, वहाँ विधायक के भाई का नाम आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आए दिन यहाँ पर बिना नंबर के डंपर निकलते हैं, उन पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो है खातेगांव, क्योंकि सारा काम जो है जो भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाया है उसके संरक्षण में कहीं ना कहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खातेगांव विधानसभा में चौपट हो चुकी है। अंधेर नगरी चौपट। तो देखा और सुना आपने कि ये वकील साहब थे गंदू भैया, एक बड़ा आरोप उनका ये है कि खातेगांव में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। जिस तरह से नेमावर में जो 5 लोगों का जघन्य नरसंहार सामने आया था, मां नर्मदा के आपके विधायक जी बेहद अनन्य भक्त है और आप उनके खास माने जाते हैं। क्या मानते हैं मां नर्मदा से अवैध रेत उत्खनन, नेमावर कांड, ये कितना असर डालेगा इस चुनाव में? देखिए, अवैध रेत उत्खनन का तो कोई मामला ही नहीं है। रेत की जरूरत क्या कांग्रेसी मित्रों को नहीं लगती है? क्या हिंदुस्तान के अंदर रेत नहीं लगती है? लेकिन जिस तरह से अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। नहीं, कोई अवैध उत्खनन नहीं है। अवैध उत्खनन है तो ये आए, रुकवाए, हम पंचनामा बनवाते, प्रकरण बनवाते। ये जहाँ तक बात कर रहे हैं माननीय विधायक जी की, वो आप कह रहे हो कि वो नर्मदा के भक्त है। माँ नर्मदा का भक्त हिंदुस्तान का हर नागरिक है, जो धर्म में विश्वास रखता है, जो श्रद्धा रखता है, मन में समर्पण रखता है, वो माँ नर्मदा को मानता है। हमारे विधायक जी भी मानते हैं और माँ नर्मदा जी की ही कृपा रही है कि सीबीआई से उस विषय पर क्लीन चिट मिल चुकी है। ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मिथ्या और झूठे आरोप लगाते हैं कि उन हत्याकांड में भाजपा और विधायक का हाथ है। सीबीआई से क्लीन चिट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये केवल राजनीतिक लोलुपता के चलते हम पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। कोई अवैध उत्खनन नहीं है। आप बताओ पर हमको आप तो बताइए, सुनिए, हंसे नहीं, आप तो कोई प्रभाव के साथ बताइए कि ये अवैध उत्खनन की गाड़ी जा रही है, इसको रोकिए, पंचनामा बनवाइए और जो जातीय सरकार के लोग, अधिकारी और कर्मचारी रोककर उनको पनिशमेंट देते हैं। क्या रेत उत्खनन अभी 15 सालों से ही शुरू हुआ? क्या इसके पहले रेत नर्मदा जी से निकलती ही नहीं थी? क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन चुका है। भारत तेजी के साथ विकास की गति को पकड़ रहा है, तो रेत भी लगेगी, गाड़ी भी लगेगी और ये हाईवे भी बनेगा और सब काम चल रहा है। उनका कहना है कि रेत उत्खनन अभी से नहीं चल रहा है, लंबे समय से जारी है, लेकिन किसी तरह का अवैध नहीं हो रहा है। शकील भाई, वो कोई भी आरोप स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि उनका संरक्षण में वो काम चल रहा है, तो उसको आरोप के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे, जबकि वो भली भांति जानते हैं कि कितना अवैध उत्खनन चल रहा है। जहाँ अधिकृत माइनिंग की खदानें नहीं है, वहाँ से भी बेरोक टोक बेधड़क रेतें निकाली जा रही है। जैसे ही कोई ट्रैक्टर पकड़ाता है, भाजपा के कार्यकर्ता का ट्रैक्टर पकड़ाता है, एमएलए साहब तत्काल फोन लगाते हैं, मेरा है छोड़िए। पीछे लोगों ने लिखा रखा है, विधायक जी के नाम पे लोगों के ट्रैक्टर चल रहे हैं। यहाँ के ठेकेदार भी उससे त्रस्त होकर हार मानकर छोड़कर चले गए। किस प्रकार का अवैध उत्खनन चल रहा है, आपको अगर इसकी सच्चाई जानना है तो आप नर्मदा के तट से लगी विधानसभा है, आप पीपल एरिया से लगा के मेल पिपलिया तक देख सकते हैं कि क्या अवैध उत्खनन चल रहा है, मां नर्मदा का सीना किस प्रकार छलनी किया जा रहा है। आप बताएं, बड़ा आरोप लग रहा है नर्मदा मैया के किनारे बसा हुआ मैं बोलूँगा और सही बोलूँगा, सुनो पहले कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल अवैध उत्खनन जो आप बता रहे ना हो रहा है। और जब मेरा भी भाई ने कहा कि विधायक जी का फोन आता है, तो विधायक जी को फोन लगाने के लिए मेरे काल से मित्र बातें करते हैं। आप अभी थाने पे जाइए और टीआई से आपको कसम खिलवाइए कि जितने भी गाड़ियाँ पकड़ाती है, इन्हें विधायक का फोन अगर 100 बार आता है तो 95 बार मेरे कांग्रेसी मित्रों के डंपर ट्रालियों के लिए फोन लगवाते हैं। ये जान खाते हैं हमारे विधायक की, भैया मेरी ट्राली छुड़वा दो, भैया मेरे डंपर छुड़वा दो, भैया मेरे डंपर। इसका कारण सुनिए, इसका कारण सुनिए। विधायक जी को तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मां नर्मदा के अनन्य भक्त है, क्यों छुड़वाते हैं? मेरी बात सुनिए, विधायक क्षेत्र में होता है। आप स्वीकार रहे हैं कि अवैध उत्खनन होता है?
बात पूरी होने दो। अरे सुनो विधायक जी कहता है, मैं कह रहा हूँ क्षेत्रीय विधायक सभी का होता है। अवैध उत्खनन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता करे, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता नंबर निकले तो आप बताइए, आए दिन कार्रवाई कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया है। जितने डंपर रुके, अभी 8 दिन में डंपर रुके, उन डंपरों पे तत्काल कार्रवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कराई है। आज तक जब ये किसानी के लिए रोड पे आते हैं, ये बिजली के लिए रोड पे आते हैं, मेरे कांग्रेस मित्र इतने ईमानदार थे तो आज तक रेत के लिए रोड पे 5 साल में ये लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि उस रेत से इनकी रोजी रोटी चल रही है, उससे इनकी रोजी रोटी चल रही है। इनसे पूछो कि आप रोड पर आज तक रेत के लिए क्यों नहीं आए? तुम बिजली के लिए दौड़ते हो, तुम लाइट के लिए दौड़ते हो, पानी के लिए, रेत के लिए क्यों नहीं आए भैया? पकड़ा गया तो मारने सकता हम, कमाओ तुम, अधिकतर रेत के ठेकेदारों पर कर्मचारी लोगों के इनके लोग चल रहे हैं। अब जाके चेक कर लीजिए। क्या यहाँ के मुद्दे जिस तरह से बातें निकल के सामने आ रही है, नर्मदा जी से अवैध उत्खनन, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भर यहाँ हो रही है, कौन जिम्मेदार है आगे? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये बात सामने आ रही है कि रेत का अवैध उत्खनन यहाँ पर होता है। एक बार आपको ध्यान होगा तो अपन इस बात को कवर करने के लिए भी आए थे और देखा भी था कि काफ़ी बीच बीच में अवैध रेत का उत्खनन होता है। अब उसमें कौन लोग शामिल है, पार्टी के इससे इतर अलग हटके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्खनन तो हो रहा है अवैध, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो या कांग्रेस के, दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि पुण्य सलीला माँ नर्मदा का सीना छलनी होने से रोके। ये दोनों की संयुक्त जवाबदारी होना चाहिए, अवैध रेत का खनन नहीं होने दे। क्योंकि जो नीलामी में जो खदानें जाती हैं और रॉयल्टी से जो खदानें जाती है वो अपनी जगह सही होती है, उसके अलावा जो बीच में रेत का अवैध उत्खनन होता है वो गलत है। और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और विधायक की ये जिम्मेदारी है कि वो रोके, वो भले ही कांग्रेस के ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, डंपर हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। इसके अलावा यहाँ पर जैसा आपने बोला, क्योंकि देवास जो मुख्यालय है उससे ये लगभग 150 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र पड़ता है और काफ़ी समस्याएं यहाँ संपन्न इलाका है। बावजूद उसके, जैसा आपने अभी बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात है, तो शिक्षा की बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के उचित और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी में और आकस्मिक चिकित्सा के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। इंदौर या देवास किसी भी मरीज को अगर कोई वो होती है, इंजरी होती है तो उसके लिए यहाँ पर एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित एक बड़ा अस्पताल यहाँ की जगह, जिसकी बहुत आवश्यकता है। बड़ा अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी होगी हमें इस क्षेत्र में। स्वास्थ्य अभी हॉस्पिटल डॉक्टर भी आए और भी डॉक्टर आने वाले और मुस्लिम भी आने वाले, सब सारी व्यवस्था हुई है, कॉलेज की हुई है, हॉस्पिटल की हुई है, डॉक्टर भी क्या मेरे मित्र कांग्रेस मित्र बताए। अभी जो रेत का मुद्दा बता रहे थे भैया, तो मुझे ये बताए कि अभी ये रेत का मुद्दा चल रहा, 15 महीने 18 महीने की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसमें किन के डंपर चल रहे थे, किन के नहीं चल रहे? उस समय अवैध खनन नहीं हो रहा था, आज अवैध खनन हो रहा है। स्वास्थ्य आपने सुना क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस की भी सरकार थी 15 महीने में इनके धड़ल्ले चले, कांग्रेस वालों के चले डंपर। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले कौन चल रहे हैं डंपर, बताइए ना, कार्रवाई करवाना। कांग्रेस वाले के इसीलिए इनकी तकलीफ है। भाजपा वाले भाजपा वाले अवैध खनन पर बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग तिलमिलाए हुए, क्योंकि इनका अवैध रेत का व्यापार रुक गया है। बता रहे हैं कि मेरे मित्रों ने कारोबार, मेरे दोनों मित्रों ने बहुत अच्छी बात बोली। एक तो हमारे भाई ने बोली कि कवेलू वाली स्कूल होती थी और बिल्डिंग अच्छी बनी, आपने बिल्डिंग तो दी, हॉस्पिटल की भी दी, पर व्यवस्था छीन ली चिकित्सा की, शिक्षा छीन ली आपने बिल्डिंग देके। मेरे मित्र ने बोला कि कांग्रेस वाले कब आए थे रोड पे, 20 दिन पहले का किस्सा बताता हूँ मैं आपको। अवैध डंपर निकलते हैं हमारे वहाँ से, गाँव से, ब्रिज पे से। आप पहलवानी देखिए, उन लड़कों ने बेचारों ने कोशिश करी कि भैया आप बहुत हो गए, आप बंद कर लीजिए, ये ठेका नहीं है, 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में चला रहे हैं। कायम में किस पे होना था? उस ठेकेदार पे होना था और वो डंपर पे होना था। उन लड़कों को बड़ी मुश्किल से मिन्नत करके मैं अपनी गारंटी छोड़ा के लाया कि आज के बाद ये लड़के रोड पे नहीं आएंगे, इतनी दादागिरी। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति आज एक डंपर रोक के भाजपा के नेता बता दे, मैं बताऊँगा अवैध, और उसको ये हाथ देकर रुकवा दे और केस बनवा दे, चालान बनवा, अध्यक्ष महोदय बनवा दे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़ा इस तरह का स्कैम है, इसमें हमारी बस की बात ही नहीं कि हम रोक दें। तो हमने कई बार टेंट लगाया, निमार में लगाया हमने, 8 दिन बैठे, संदलपुर फाटे बैठे हम, यहाँ भी मुद्दा हमने हर बार उठाया, पर वो मुद्दा छोड़ के आप सब बात करते हैं। एसपी साहब की हालत बताएं हम आपको, ये हम एक मीटर में गए, हमने उनसे बोला, सब बात अच्छी हुई हमारी, हमने बोला साहब ये थोड़ा अवैध भी देख लें।
नहीं भैया ये छोड़ के बात करिए, ये स्टैंड था, बहुत वरिष्ठ नेता, मैं आपकी रूबरू बात करवा दूंगा। बात ही नहीं करी उन्होंने, बोला ठीक है बाद में मिलते हैं। ये हालत है। मेरे मित्र को जानकारी नहीं है कि अवैध उत्खनन कितना बड़ा मुद्दा हो गया है और उसमें कितने बड़ा माफिया लिप्त है। रही बात हाईवे की, हाईवे में इतने बड़ा माफिया आए थे जिन्होंने प्लाट काट के, खेत में प्लाट काट गए। कौन सा डाइवर्सन होता है, कौन सा प्लाट कटता है, करोड़ों रुपए कमा ले गए। और रोड पे आज भी बेचारा गरीब बेटा, उसको 2 लाख रुपये उसमें प्लाट ही नहीं मिलेगा, घर तो कहाँ बनाएगा वो। और आप हाईवे की बात करते हो, आपने परिदृश्य तो बदल दिया पर अंदर से सारी चीज़ें छीन ली। आपने सूट पहना दिया, किडनी दोनों छीन ली, बताया वो काम कर सूट पहना दिया, छीन ली। क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर राजनीतिक दल? अभी हमारे मित्र लोग कह रहे थे भाजपा वाले कि भाजपा की सरकार में विकास हुआ। विकास इन नेताओं का हुआ, भाजपा के लोगों का हुआ, उनके कार्यकर्ताओं का हुआ। आज हॉस्पिटल की बात निकली थी, आप जाके अभी स्वयं देख लो, रात की उदाहरण है। एक एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी केस होता है तो वहाँ पे डॉक्टर मिलते नहीं, दारू पी के सोए रहते। आप जाके शाम को देख लेना 8 बजे, यहाँ की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई चरमरा गई है। पूरे क्षेत्र 168 गाँव से बिलोंग करता है। इमरजेंसी व्यवस्था बिल्कुल भी 0% है। और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी कि यहाँ पे हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन है तो बंद पड़ी है। वहाँ पर और तो और गर्म पानी करने के वो होया भी नहीं है, रुई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है रेबीज के। आप जाके तो 200 तरह की मेडिसिन की व्यवस्था है, एक मेडिसिन एक नर्स की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से डिलीवरी केस महिला आती है, वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर से खातेगांव उनको मजबूरन रेफर कर दिया जाता है, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट 50,000 का बिल बनता है। यहाँ से रेफर इंदौर भोपाल 150 किलोमीटर मजबूर होकर जाना पड़ता है। रास्ते में इनकी कभी चच्चा और कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, कांग्रेस अपना मुद्दा उठाया हमेशा, पर जवाबदारी किसकी बनती है? जो 20 साल से जिसकी सरकार है, जिनका विधायक है, 15 महीने का सांसद है, हमने की बात करते हैं उसका बिल्डिंग का पूरा कांग्रेस के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये बिल्डिंग दी। वो बिल्डिंग आज जाके देखो, बिल्डिंग तो बन गई है और डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और अन्य सामग्री सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं है। आज की जनता पूरे क्षेत्र में परेशान है और ये कहते हैं कि भाजपा ने विकास करा। विकास भाजपा ने अपने लोगों का और अपने कार्यकर्ताओं का। आप बताओ भाई साहब, भाजपा ने विकास किया या नहीं किया? आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या मानते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में तो कुछ नहीं किया इन्होंने। यूनिवर्सिटी जरूर खोली है, व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी, जिसमें सुबह से ही मैसेज डालना, जय हो, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ ये युवाओं को सिर्फ भंडारा दिखाना और झंडा उठाना। युवाओं को शिक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे, रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे। इनके झंडे कौन उठाएगा? नहीं तो युवाओं को शिक्षा दे देंगे, रोजगार दे देंगे तो इनके झंडे कौन उठाएगा? लोग इसलिए शिक्षा की तो कोई बात ही मत करो, कोई बात मत करो। इनको तो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक। यूनिवर्सिटी चालू करी है जो खातेगांव क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे। सिर्फ उनको दिन भर जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो नेताजी। क्या है एक तो अभी हमारा मित्र कह रहा था कि खातेगांव के डॉक्टर दारू में पड़े रहते हैं। मतलब आप सीधे सीधे शासकीय अधिकारी कर्मचारी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नशा करते हैं, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हो स्टाफ ही नहीं है, चल के देखो। तीसरा आप कह रहे हो कोई मेडिसिन नहीं है, मेरे साथ अभी मीडिया चले और खातेगांव के हॉस्पिटल को देखे कि क्या व्यवस्था है। तीसरा ये कह रहा है कि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चल रही है, क्या आप लोग नहीं चला रहा भैया? क्या फेसबुक पे आप लोग नहीं है? क्या कांग्रेस के लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर अपनी पार्टी का कुछ भी कार्यक्रम नहीं करते? ये केवल बातें करते हैं। इनसे तो सिर्फ इतना पूछ लो कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 900 वचन पत्र दिए थे, 900 में इनको 90 भी याद है क्या? कमलनाथ जी के वचन पत्र में जो वादे किए थे, प्रतिदिन एक वादा पूरा करने का काम 15 महीने में कमलनाथ जी ने किया है। ये कहते हैं कर्ज माफी नहीं हुई। मैं कहता हूँ 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई, उसका जवाब इनके कृषि मंत्री ने खुद ने हाउस में दिया है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में 24,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ है। विकास की अगर हम बात करें तो चरणबद्ध तरीके से कमलनाथ जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, ये गौ माता के नाम पे वोट तो लेते हैं पर उसकी कभी सुध नहीं ली। गौशालाओं का निर्माण अगर शुरू हुआ तो कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुआ।
ये किस मुंह से बात करते हैं? ये कृषि प्रधान क्षेत्र है खातेगांव विधानसभा, जहाँ का किसान आज भी उसके खेत को पानी मिले उसके लिए तरस रहा है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम तो जो जनता से जुड़े मुद्दे उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बरगलाने की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती, मिथ्या आरोप लगाने की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती। जो सत्य है वो धरातल पे दिखता है। अवैध उत्खनन होता है तो होता है, अवैध गतिविधियां होती है। इन्हीं के सीएम शिवराज सिंह की घोषणा थी कि नर्मदा क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपने ढाबों से नेमावर में शराब बेचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विधायक को कर्म योद्धा बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खातेगांव विधानसभा में अधर्मी योद्धा अगर कोई है तो वो यहाँ का विधायक है। क्यों कह रहा हूँ? कन्नौज से लेकर खातेगांव तक, आप आज की बात नहीं, पिछले 25 सालों में दूध जी के कार्यकाल से लेकर शर्मा जी के कार्यकाल तक धूल के अलावा यहाँ की जनता ने अगर कुछ खाया हो तो बताओ भैया। कुछ भी नहीं खाया। अब तो हाईवे बन रहा है। अरे 1.5-2 साल हो गए एक हाईवे बनने को। गडकरी जी वहाँ दिल्ली से कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हाईवे बन तो रहा है, कब बनेगा? मेरी बात सुनिए। आप ये सब लोग स्वास्थ्य शिक्षा की बातें कर रहे हैं, नंदू भैया बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। कोविड के समय में कन्नौज खातेगांव के कम से कम 2000 लोग मरे। रेमडेसिविर विधायक अपने घर से दे रहा था, किस अधिकार से दे रहा था? पूछो आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। पहला इंजेक्शन कोरोना कहाँ से आया? पहला इंजेक्शन कोरोना का 1,08,000 में हमारे खातेगांव क्षेत्र में बिका। पहला मध्य प्रदेश भारत में। तुम उधर जाओ। इधर भी ले आओ यार। ये अभी माननीय कह रहा था कि खातेगांव में कोरोना से 2000 लोगों की मौत हो गई। इनको आंकड़ा तो पूछ लो, 2000 किसको कहता है? पूरे देवास जिले में कोविड की डेथ 2000 नहीं है, वो खातेगांव की 2000। और रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन पूरे जिले में जितनी तन्मयता के साथ हमारी विधानसभा में बने हैं। ऑक्सीजन के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक टीम लगी हुई थी, जिन्होंने ऑक्सीजन भी लोगों को उपलब्ध कराए, लोगों से कलेक्शन करके। इनका काम केवल आरोप लगाना है। ये झूठी बात झूठे है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कांग्रेसी मित्र क्या झूठे आरोप लगा रहे हैं? चीजों को एक एक करके जवाब दूंगा। सर्वप्रथम तो मेरे एक मित्र ने भी हाल कहा था कि आप चल के डंपर रुकवाते हैं। अभी आपके समक्ष हम साथ चलते हैं। मेरा मित्र डंपर बताए, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता डंपर रुकवाने में असमर्थ रहा तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। अभी साथ चलते हैं। दूसरी बात तैयार है। दूसरी बात मेरे मित्र ने भी कहा था, कि हम लोग कहते हैं कि कुछ लग रहा है, ये काम कानून का है। आप लोग कानून के पास जाते हैं कि भैया यहाँ अवैध कार्य हो रहा है, आप इसे रोकिए, तो कानून उसका काम करता है। आप लोग हिस्सा पट्टी मांगने जाओगे तो कानून आपका काम करेगा। तीसरी बात अभी एक मित्र ने कहा कि लोग जय जियो लिखते हैं। फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए शिक्षित होना पड़ता है। मुद्दा की बात यह है कि हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। आज खातेगांव के अंदर अवैध गतिविधियां, ड्रग्स जैसी शानदार, इसको शानदार ही बोलूंगा मैं, इतना भयंकर नशा खातेगांव के अंदर बिक रहा है, लेकिन आज तक प्रशासन के लोगों ने ड्रग्स के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। खातेगांव में 4 मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव से, आप जब से 5 साल से खातेगांव की जनता ने सुषमा स्वराज जी को मात्र 2,20,000 से जिताया था, आपको मोदी लहर में 5 लाख वोट से जिताया। कहाँ गए? 5 हत्याएं हो गई, एक दिन बैठने तक नहीं आए। क्या हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो 5 लोगों को 10 फीट जमीन में गाड़ देते हैं, उसके बाद अपनी सांत्वना देने तक नहीं आते? ऐसे जनप्रतिनिधि नकारा हमें नहीं चाहिए। सांसद जी कभी क्षेत्र में दिखे आपको? आपको दिखे नहीं, आप बिछा नहीं। 10 साल में भी दिखा है। खातेगांव में एक महिला नहीं है, डॉक्टर नहीं, कितने दिन से नहीं है। इनसे पूछो हमने करा था। भैया ये कह रहे हैं जिंदे को गाड़ दिया एक को,
उसको डॉक्टर को यहाँ जिंदा लाया था उसको। आप बताएं क्या मुद्दे हैं आपके, क्या कहता है कि 10 साल के अंदर उन्होंने विकास करवाया, कहाँ की जगह विकास करवाया, इसलिए इसका सब पूछा पहले तो। भैया बताएं, आप युवा है, क्या मुद्दे हैं? क्या चाहती है जनता? आप बताएं क्या खातेगांव को लेकर क्या कहें? ये दो ही पार्टी बदलेगा। कौन आना चाहिए? लक्ष्मीनारायण मंडावाला को लाएंगे हम तो निर्दलीय। अच्छा, हाँ, तन मन से वोट उसी को देंगे। कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया उन्हें? नहीं दिया उन्हें, पैसे ले लिया कांग्रेस के नेताओं ने, इसलिए टिकट नहीं दिया। अभी तक बोलते रही है कि टिकट देंगे, यही नहीं उसको 25 लाख रुपया लगवा दिया उसका बेचारा बंडा वाला, उसके बाद नहीं दिए। सबने कहते रही है कि देंगे टिकट देंगे, अभी तक कहते रही है, यही नहीं उन्होंने टिकट। निर्दलीय जीता के लाएंगे। आप बताएं भाई, आप बताएं आगे बताएं, आप बताएं क्या मुद्दे हैं? ये व्यक्ति यहाँ पर झंडा उठाता है, उसके बाद रोजगार नहीं है, जैसे राम नारा लगाते हैं। मैं खुद झंडा उठाता हूँ, लेकिन मेरे पास रोजगार है, मैं खुद का काम करता हूँ। यहाँ बहुत से ऐसे युवा हैं, झंडे भी उठाते हैं, खुद का काम भी करते हैं। इनके पास अगर देख लो, अगर एक भी ऐसे युवा मिल जाए जो रोजगार हो, तब बेरोजगार यहाँ पर है। कुछ लोग अगर एक भी इनके पास मिल जाए। क्या लगता है आपको, शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ का युवा बाहर जा रहा है, शिक्षा से लेकर? देखिए, यहाँ पर कोई पढ़ना नहीं चाहता। आजकल हाई लेवल के बच्चे होते हैं, छोटी जगह पे कोई नहीं पढ़ना चाहता है। मैं भी खातेगांव पढ़ा हूँ, मैं भी यहीं की पढ़ के यहाँ अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी नौकरी कर रहा हूँ मैं। ये जो बड़े लेवल के लोग रहते हैं, उनका सपना रहता है हम बड़ी जगह जाके पढ़े हैं, यहाँ हम पढ़े ही नहीं करें। यहाँ ऐसे लोग हैं और वो इसलिए नहीं जाते हैं, और हम हैं जो हम पढ़ते हैं जाके। अच्छा, इस वक्त लक्ष्मीनारायण मंडावाला जी भी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस से दादा दावेदार थे, आपको नजरअंदाज करके पूर्व मंत्री मनोज जोशी पर दाव लगाया है कांग्रेस ने। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आप इस्तीफा दे चुके, अब क्या निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहा हूँ, मेरे लोगों से बातें करने बता रहा हूँ। इस्तीफा मंजूर हो गया आपका? अभी नहीं हुआ है इस्तीफा मंजूर। आज फिर मेरे को बुलाया है सुरजेवाला जी, लेकिन लगभग मेरा तय है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्या हुआ कि आपको नजरअंदाज? देखिए, हर बार जो कांग्रेस स्थानीय लोगों पे विचार ही नहीं करती है। जो लोग अपने जीवन पर्यंत यहाँ कांग्रेस का काम करते आए हैं, उन लोगों पे विचार नहीं करती है। वो माननीय हमारे जो दीपक जोशी जी हैं, अंत समय तक मना करते रहे कि मैं खातेगांव से चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि वो स्टार्टिंग में बता देते तो मैं तो भोजनी की सीमा पर रहने वाला हूँ, मैं बुंदी से टिकट के प्रयास करता, मैं बुंदी से चुनाव लड़ता। निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ूंगा पक्का। आप बता रहे थे क्या मुद्दे? मुद्दे क्या, हम तो बंडावाला के साथ कांग्रेस ने अच्छी टिकट नहीं दी, बाहरी व्यक्ति को टिकट दी तो हमने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक ही सारे के चट्टे बट्टे में इनके भी नंबर चल रहे हैं, इनके भी नंबर चल रहे हैं। ये सब तुम्हारे सामने झूठ बोल रहे हैं। और हम तो बंडावाला के साथ है। 30 तारीख को फार्म भरेंगे और डंका की चोट पे हम आपसे कह रहे हैं कि 1, 2, 3 की गिनती ऐसी होती है तो नीचे से गिनती चालू होगी कांग्रेस बीजेपी और ऊपर हम रहेंगे। बता रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा और कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं और अब की बार जो है निर्दलीय आएगा, क्या कहेंगे आप? ये तो हर बार ये हमें 25 साल हो, 25 साल से आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और आज तक अभी तक कांग्रेस कहाँ गई थी? ये आरोप लगाते हैं कि ये निर्माण नहीं हुआ, ये विकास नहीं हुआ। तो विकास नहीं हुआ तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सरकार क्यों नहीं बन रही? 2003 के पहले कभी भी किसानों को मुआवजा मिला, कभी किसानों को बीमा मिला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज तक किसानों को बीमा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है, किसानों के खेत के पानी की बात कर रहे थे। ये देखिए, हंडिया बैराज डैम का काम चालू हुआ, किसानों के खेत में पाइपलाइन दबने का काम चालू हुआ और आने वाले समय में खातेगांव विधानसभा के पूरे एक गांव में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो जाएगा। अब की बार आश्वस्त है भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल है। देखो, हम तो इसलिए आश्वस्त हैं कि हम तो पहले भी जीते, अब भी जीतेंगे। ये जो लोग बात करने, डिबेट में बात करने लोग कांग्रेस के मित्र, ये हमारे बहुत अच्छे साथी, हम इनका स्वागत करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारा ही काम करते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता ही नहीं है। क्या मानेंगे?
अब की बार देखिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जनसंघ के ज़माने से रहा। यहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है और आगे भी विजयश्री मिलती रही, क्योंकि यहाँ कांग्रेस कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस की जो टीम है आपके सामने, जो विरोध के स्वरूप आ रहे हैं, हमारे दादा खड़े वरिष्ठ नेता, अब ऐसे ऐसे लोगों को यदि कांग्रेस अवॉइड करेगी तो सोचिए कांग्रेस का क्या हालत है। आदरणीय डॉक्टर साहब पूछो ना, कैलाश जोशी जी नहीं अच्छे थे? उनका पुत्र आपके ये घमंड बोल रहा है इनका। मानते हैं आप पहले अपनों से लड़ाई दीपक जोशी जी को हमारी अपनों से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये एकजुट हो गई है कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस एकजुट हो गई है, एकजुट है। बंडावाला जी को कैसे मनाएंगे? बंडावाला हमारे परिवार के वरिष्ठ साथी है, हम उनको मना के लेके आएंगे और वो हमारा पूरा कांग्रेस का काम करेंगे, हमारा विश्वास है। आपको नहीं लगता कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी को जब टिकट दिया गया तो विरोध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है? थमा भाई, ठीक है, आक्रोश था, कार्यकर्ताओं में आक्रोश होता है, जनरली होता है, पर उसके बाद सारा डैमेज कंट्रोल होने के बाद सारे लोग काम पे लग गए। दादा का भी सवाल है, दादा भी काम पे आएंगे और काम करेंगे, बिल्कुल मनाएंगे। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे साथी, हम क्यों नहीं मनाएंगे? और हमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन खाते हो नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन है। भाजपा की सबसे पहली सूची आई, भाजपा में सोनकच में जिसको टिकट दिया उसके पुतले जले, उसको बाहर भगाया गाड़ी से। लांजी में जिसको टिकट दिया भाजपा की पहली लिस्ट में, उन सब लोगों के पुतले जले, भगाया। लेकिन आज उन लोगों ने मैनेज किया, कांग्रेस ने जिन जिन लोगों को टिकट दिया, सब सही है, सब ठीक है। और आने वाले समय में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी विजय हमारा शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा स्वास्थ्य पहली बात तो ये कि अपन शिक्षा की बात करें तो खातेगांव में सबसे पहले कांग्रेस के शासन में ही कॉलेज की नींव रखी गई थी, तो उससे मोतीलाल जी बोरा ने परमिशन दी थी। उसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात कहते हैं, परमिशन दी थी, बिल्डिंग तो गाँव के लोगों ने बनाई थी कंधे से, आज भी पत्थर लगे हुआ। मोतीलाल जी बोरा ने गवर्नमेंट कर 5 लाख रुपए में, उसके बाद से कंटिन्यू है ना। स्वास्थ्य के मामले में भी यही स्थिति है, स्वास्थ्य के मामले में भी यही स्थिति यहाँ पे है कि बिल्डिंग जरूर है लेकिन डॉक्टरों का पता नहीं है। अभी यहाँ पे कोई मेडिसिन डॉक्टर नहीं है, जनता बोलेगी एमए से एमडी डॉक्टर ढूंढोगे तो उसकी व्यवस्था यहाँ भी नहीं है। उसके बाद कोई एमएस सर्जन यहाँ पे, अभी यहाँ पे रेफर के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। रेफर के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। निवेदन ये है मीडिया के माध्यम से कि अभी कमलनाथ जी की सरकार के टाइम पे जीतू पटवारी ने यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, कांग्रेस ही थोड़ी देगी। विकास की ये बात कर रहे हैं, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होना चाहिए। दूसरी बात, 4 लाइन इंदौर नेशनल हाईवे जो बन रहा है इंदौर बेतुल, उसमें इतनी अनियमितताएं हो रही है, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो उसकी क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लाई, राइट टू फूड कांग्रेस लाई, मनरेगा कांग्रेस लाई, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई, नवोदय विद्यालय कांग्रेस लाई। बताओ भारतीय जनता पार्टी क्या लेके आई? कांग्रेसी मित्र आरोप लगा रहे भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने बहुत कुछ किया। देखो, जो हमने वादे किए थे, चाहे केंद्र से लेकर आज तक, हमारी स्थापना से लेकर आज तक, हमने कहा था डंके की चोट पे कि राम मंदिर बनाएंगे। हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम दिखाते हैं तो कांग्रेसी मित्र हमसे पूछते हैं इस मुद्दे में आप एक मुद्दा आओगे, सुनिए। जब हम कहते थे कसम राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे तो कांग्रेस मित्र हमारे पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, तारीख कब बताएंगे। कांग्रेस ने खुलवाया, कांग्रेस ने खुलवाया, कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस ने खुलवाया, खत्म किए, कांग्रेस ने लगाई थी, छोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। कहा था कांग्रेस ने खुलवाया, सुनने की तरफ समर्थन करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का समर्थन करने वाली पार्टी है। ये लड़ाई जो है विचारधारा की है। लड़ाई विचारधारा की बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा आपसे कहना है, राजीव जी ने ये बात करते हिंदुत्व की। आज राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। गृह मंत्री हिंदू है, सीएम हिंदू है। जब ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग हिंदू बैठे तो इनको कौन ने रोका हिंदू राष्ट्र घोषित करने से? ये बात करते हैं। खातेगांव क्षेत्र की जनता क्या चाहती है?
ये सब शब्दों में बोले। खातेगांव की जनता सिर्फ विकास चाहती है और उसको ये पता है कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी मेरा एक आप मित्र युवा है, बताएं ये बीच वाला हमारा दोस्त पैरासूट नेता और पैरासूट की तरह जाएंगे और विकास आशीष विजय नेता का बहुत सारा विकास हुआ है, चाहे शिक्षा की बात हो, हर चीज में आशीष पैरासूट का जवाब ले लो, बताएं। जवाब ले लो। मोदी बता रहे हैं युवा साथी आपके। उनको बहुत बुरी तरह हरा के भेजेंगे आज। हरियाणा से आ गया, बताएं जरा। विदिशा में चुनाव लड़ेंगे तो पैरासूट नहीं है। ये 15 नंबर मेरे 11 नंबर चुनाव की बार क्या होगा खातेगांव में? क्यों विरोध हो रहा है उनका? बिल्कुल भयंकर विरोध हो रहा है, क्योंकि विकास हुआ है, बीजेपी नेताओं का भयंकर विकास हुआ। अब हर मकान लेके बीजेपी नेताओं के नंदू भैया कितना नहीं बन रही है, अभी सब नेताओं की बिल्डिंग बन गई, सोने के कड़े हैं। चाहिए नहीं, हमारे पिताजी भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, मंत्री और डायरेक्ट संबंध रहे, हमारे कमल ही नहीं बन रहा है यार, और इनके सब बदला गए। तो दीपक जोशी क्या बोल रहा है, मेरे 4 कमरे के मकान वो बीजेपी में ही था अभी तक। तो वो भी अब बीजेपी के नेता ये भाजपा वाले मित्र हिंदू की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि 20 वर्ष हो गए हैं, 18 वर्ष इनकी सरकार को, ये धर्म के नाम पे, गौ माता के नाम पे कसम खाते हैं, वोट लेते हैं। बता दो आपने अभी तक एक गौशाला मध्य प्रदेश में कहाँ बताया बनाइए? हमारी कमलनाथ सरकार 15 महीने में 1000 गौशाला का निर्माण करा, और ये गौशाला और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं। और वहाँ का लोग देख लो आप, इनके भ्रष्टाचार का पर्दा उठ गया वहाँ पे, पहली हवा में पूरी मूर्तियाँ खंडित हो गई। ये इनका विकास है, विकास हुआ है तो भाजपा के मित्रों का हुआ है, और अभी जनता का नहीं हुआ। जनता से तो इनने 50% के लूट, ये भ्रष्टाचार करके जनता के जेब पर डाका डाल रहे हैं। इनका कोई विकास नहीं है, झूठ बोल के। विकास भाजपा के नेताओं का हुआ है। बात में विकास जनता को दिखता है। ये बात कर रहे हैं महाकाल लोग की, ये बात सही है कि आंधी तूफान में कुछ मूर्तियां वहाँ खंडित हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अब महाकाल लोक का परिदृश्य अलग है। रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक श्रद्धालु महाकाल लोक के दर्शन करने आ रहे हैं। कई देश के धार्मिक स्थान छोड़ चुके हैं और 21 मुंह से सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं। ये जिस कहता है कि सनातन तो डेंगू और मलेरिया है, सनातन को डेंगू और मलेरिया की तरह हम खत्म कर देंगे। ये और इनके नेता इस बात का खंडन क्यों नहीं करते कि सनातन अखंड था, सनातन अनादि है और सनातन अनादि रहेगा। और आमजन जिनका ये कहना था कि खातेगांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से लेकर देश के तमाम मुद्दे यहाँ उठाए गए, धर्म की बात की गई, इंडिया गठबंधन पर उंगली उठाई गई। तो आप देख सकते हैं कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मुद्दे आज भी गौण हो चुके हैं। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से आमजन के बीच में जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भर कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं के हल जो है वो आमजन को कोई नहीं बता रहा है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि खातेगांव की राजनीति का उठ आखिरकार किस करवट बैठेगा। शकील खान, MP तक, खातेगांव और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए MP तक के साथ।